हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स की ये है हमारे टॉप एजुकेटर जो लगातार आपकी क्लासेस ले रहे हैं और एमपी एग्जाम्स को क्रैक करने में आपकी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लगातार जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं उन सभी को आप नोट करते जाइए, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए। दोस्तों, मेरा नाम वैशाली दुबे है और मैं आपको मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक जीके को कवर कराऊंगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन मध्य प्रदेश के इतिहास की बात कर रहे हैं, जहां पे हम दोस्तों एक ऐसे ऐसे टॉपिक और ऐसे ऐसे राजवंशों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं जो आप किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, एमपी की हिस्ट्री है, वो आसानी से एक तो दोस्तों मिलती नहीं है और साथ ही साथ याद होने में भी बहुत ही टफ पड़ती है। आप जैसे कि हिस्ट्री नॉर्मल हिस्ट्री की बात करें तो वो तो शायद आपने बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन मध्य प्रदेश की जो हम इतिहास की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे और कुछ लोगों को लग रहा है कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, या कुछ लोगों को लग रहा है कि हम पढ़ाई ही अब क्यों कर रहे हैं चूंकि वैकेंसी नहीं आ रही है। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि इस संसार में सबसे आसान यदि कोई बात होती है तो वो है निंदा करना। दोस्तों, निंदकों से बचें, अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि इस एग्जाम को यदि आप क्रैक करना चाहते हैं और आपका लक्ष्य यदि बहुत बड़ा है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको ऐसे लोगों से, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे वायरसों से बचना होगा जो आपकी स्टडी में खलल डालते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप लोग हर चीज छोड़कर बस रिवीजन करते चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी ऐसा तो है नहीं है कि इस साल नहीं आ गई या अभी रिजल्ट नहीं दे रही है तो नेक्स्ट ईयर नहीं आएगी या एग्जाम होंगे ही नहीं, या एसआई की कभी वैकेंसी ही नहीं आएगी। कभी ना कभी तो वैकेंसी आएगी और वो एक ऐसा गोल्डन टाइम पीरियड होगा। हो सकता है आप एक ही बार में एसआई बन जाएं या एक ही बार में आपका पीएससी क्रैक हो जाए और आप डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे पदों पर सुसज्जित हो। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखिए। मेरा इसमें हम एमपी हिस्ट्री की बात करें, साथ ही साथ मेरा एक और लेक्चर चल रहा है जिसमें हम आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं, और हम एक दिन जो है वो पूरा का पूरा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ पूरा जो है वो बेसिक पढ़ रहे हैं उसका, और दूसरे दिन ही हम उसके ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो आप मेरा वो लेक्चर भी देख सकते हैं। यदि हम बात करें अनअकैडमी की तो यहाँ पे दोस्तों ये आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी, और एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास हमारे एजुकेटर, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स के लिए, कि हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके हर एक सब्जेक्ट को कवर कराते हुए हम आगे आपके लक्ष्य को आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, यदि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, जहां पर आप यदि एक साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो है आपका 7,000 का। लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली 10 यूज करेंगे तो यही आपको मिलेगा दोस्तों मात्र 6,300 रुपये में। मैं आपसे यही कहूंगी कि मेरी जो प्लस पर क्लासेस आने वाली हैं, मैं यहाँ पे 2 कोर्सेस स्टार्ट करने वाली हूँ दोस्तों, जहां हम पूरा का पूरा एमपी का जो जीके है वो पूरा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, कुछ लोगों का मानना 2 तरीके की थिंकिंग होती है, एक तो फैक्चुअल पढ़ना होता है कुछ लोगों को और कुछ लोगों को पढ़ना होता है डिटेल में। तो मैं दोनों को कवर कराते हुए चलूंगी कि मैं उसमें क्या करूंगी कि पूरा पूरा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कराऊंगी। साथ ही साथ हम उसमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, सभी एग्जामों को देखते हुए हम वो कवर कराएंगे। जब एक बार आप पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपके सारे उसमें फैक्ट भी कवर होते जाएंगे और आपका पूरा का पूरा जो एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कवर भी करते जाएंगे, उसमें आप नोट्स भी बनाते जाएंगे। तो आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए दोस्तों, जहां आपको मात्र एक साल में 6,300 ही आपको जमा करने होंगे और आप एक साल तक मेरे और मेरी पूरी टीम के लेक्चर्स हैं वो फ्री देख सकते हैं। यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह है आपका 8,400 में, लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली 10 यूज करेंगे तो यही आपको मिलेगा दोस्तों 7,560 रुपये में। 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेहद ही फायदेमंद है, क्योंकि 2 साल के अंतर्गत दोस्तों एमपीपीएससी भी आएगी, एसआई भी आएगी और पटवारी भी आएगी। ऐसा तो है नहीं है कि व्यापम में एग्जाम ही नहीं होंगे या एमपीपीएससी आएगी ही नहीं। दोस्तों, कल का जो हमारा लेक्चर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
और हमने पढ़ा था कि देवगढ़ का गौंड राज्य। दोस्तों हमने देखा था कि कैसे गढ़ा, इसके पहले जो हमारा लेक्चर था वो था कि गढ़ा का गौंड वंश, फिर हमने देखा था कि देवगढ़ का गौंड राज्य के बारे में पढ़ा था कि जहां हमने देखा था कि जाटवा के जो संस्थापक थे, ये देवगढ़ के गौंड राज्य के संस्थापक थे। फिर दल शाह, कोक शाह, केसरी शाह, गोरख शाह, जो कोक शाह द्वितीय की, या कूका सिंह। एक क्वेश्चन में व्यापम के एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि कूका सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? गढ़ा के गौंड वंश से है, देवगढ़ के गौंड वंश से है, या नागपुर के गौंड वंश से है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फिर हमने देखा था कि इस्लामियार खान बनी थे, फिर दीदर खां राज्य किया था, फिर चांद सुल्तान, वली शाह और अंतिम शासक देवगढ़ का बुरहान शाह और अकबर शाह थे। जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो दोस्तों ये मेरा एमपी का 10वां भाग है या 10वां लेक्चर है। इसके पहले हम पूरे के पूरे 9 लेक्चर कवर करते हुए आए हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो जरूर देखें, जिसमें आपकी पूरी हिस्ट्री कवर होती जाएगी। दोस्तों 3-4 दिन के अंदर ही हमारी मध्यकालीन भारत खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चालू करेंगे आधुनिक भारत को। साथ ही साथ आपकी पीडीएफ की जो एक बहुत बड़ी समस्या थी उसका समाधान भी मैं लेके आई हूँ। दोस्तों आप टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है वैशाली दुबे पीडीएफ। आप उसमें उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक शेयर कीजिए। वहाँ पे मैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक के जितने भी लेक्चर हो रहे हैं वहाँ मैं पीडीएफ डालूंगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम का, तो दोस्तों मैं इंग्लिश मीडियम पे भी काम कर रही हूँ, इंग्लिश में लेक्चर बनाने का, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो इतना बहुत ही डिटेल में है और इंग्लिश में थोड़ा आप जानते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में मुझे। हिंदी में ये अभी आप जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 2-3 दिन के अंतर्गत ही मैं पूरे के पूरे पीडीएफ उसमें डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड करके आप नोट्स बना लीजिएगा। दोस्तों वैशाली दुबे पीडीएफ नाम से वहां पर एक चैनल जो है वो बना हुआ है। उसके बाद यदि हम बात करें, कल हमने देवगढ़ का गौंड राज्य को देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है केरला राज्य। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार ही केरला राज्य के बारे में सुन रहे होंगे। तो आज ये जो केरला राज्य है, क्योंकि अब हमारा जो हिस्ट्री है वो हमें डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। और केरला राज्य के बारे में हम देखें कि इन जो देवगढ़ का गौंड राज्य हो गया, केरला राज्य हो गया, या हमारा गढ़कटंगा या गढ़ मंडला वाला राज्य हो गया, ये हमने देखा कि ये तीनों के तीनों जो राज्य थे वो 14वीं से लेके 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच में ही पूरा का पूरा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में ही इसका उदय होता है। और ये तीनों राज्य ही नर्मदा घाटी से लगे हुए राज्य थे। और इनमें से हमने देखा था कि पहला राज्य जो उदय हुआ जिसका था केरला राज्य। दोस्तों फिर उसके बाद हमने देखा कि एक स्थापना हुई थी गढ़ा के गौंड राज्य की, और जो कहाँ थी, देखिए जो केरला राज्य की, पहले मैं इसको बताऊं कि केरला राज्य का जो उदय हुआ है ये हुआ है बैतूल जिले में। दोस्तों इसका जो उदय है वो कहाँ हुआ है, बैतूल जिले में। हम दूसरे राज्य की बात करें कि गढ़ा का गौंड राज्य या गढ़कटंगा गढ़ मंडला वाला राज्य का, तो इसका उदय हुआ है 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जबलपुर मंडला अंचल में। खास करके पूरा का पूरा जो हमारा मंडला अंचल लगता है, मंडला जिला है, वहां पर ही एक विशाल गढ़ा का गौंड राज्य स्थापित होता है। और दोस्तों इसे हमने देखा था सबसे पहले कि हम इसे अकबरनामा में, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, कि अकबरनामा में गढ़ा के गौंड राज्य को गढ़कटंगा के नाम से जाना जाता था। फिर हृदय शाह ऐसे राजा हुए थे, हमने देखा था हृदय शाह के बारे में कि हृदय शाह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने गढ़कटंगा का नाम ही गढ़ मंडला कर दिया था और अपनी राजधानी जो ले गए थे वो रामनगर इन्होंने स्थापित की थी। हमने ये भी देखा था कि इसके जो उल्लेख हैं कि इनका जो स्रोत है वो कैसे हमें पता चला है कि ये मंडला में थे। तो हमने देखा था कि एक शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था हृदय शाह के शासनकाल में रामनगर में। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो जो मेरा गढ़ा का गौंड राज्य और देवगढ़ का गौंड राज्य है आप वो देख लीजिए, तो आपको पूरा कवर हो जाएगा। फिर हम बात करें तीसरा, तो देवगढ़ का गौंड राज्य का जो वर्तमान में छिंदवाड़ा जिला है, और छिंदवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर ही देवगढ़ की जो है स्थापना की गई थी जाटव के द्वारा। एक व्यक्ति थे, एक शासक थे जाटव, उनके द्वारा ही ये देवगढ़ राज्य जो है स्थापित किया गया था। तो ये हमने देखा हिस्ट्री। अब हम बात करें केरला राज्य की, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों केरला जो राज्य है, ये केरला का एक किला हुआ करता था। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बताऊं कि कोई भी राज्य हुआ करता था वो कैसा होता था कि किसी ना किसी, क्योंकि यहाँ पे आक्रमणों का खतरा जो है वो आए दिन होता ही रहता था,
तो होता ये था कि ऐसे ही खतरों को रोकने के लिए ही क्या किया जाता था कि शासकों के द्वारा किले का निर्माण किया जाता था, ताकि यदि कोई भी व्यक्ति इस पूरे के पूरे नगर में प्रवेश करेगा तो ये जो किला है वो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो दोस्तों, केरला राज्य का जो किला है वो कैसे स्थापित हुआ, ये इसका सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है? तो केरला राज्य का वर्णन मिलता है एक मराठी ग्रंथ विवेक सिंधु में। दोस्तों, ये याद रखना है हमें कि ये मराठी ग्रंथ कौन सा है? विवेक सिंधु। और एक मराठी एक बहुत बड़े संत थे जिनका नाम था मुकुंद राजस्वामी, और मुकुंद राजस्वामी ने ही लिखा है मराठी में ग्रंथ विवेक सिंधु। और इसमें ही उन्होंने कहा था कि मुकुंद राज खुद ने ही क्या किया है कि अपने अंतिम दिन केरला के राजपूत राजा जैतपाल के संरक्षण में बिताए थे। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि केरला जो राज्य था उसके राजा कौन थे? तो राजा कौन थे? राजा जैतपाल हुआ करते थे, और राजा जैतपाल के ही संरक्षण में पूरा का पूरा केरला राज्य बना हुआ था, और इसकी स्थापना भी जैतपाल के द्वारा मानी जाती है। दोस्तों, ये मराठी ग्रंथ विवेक सिंधु, ये भी पूछा जा सकता है किसने लिखा है, तो ये लिखा है मुकुंद राज स्वामी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था नरसिंहराय। कौन था दोस्तों? नरसिंहराय। इसको हमने देवगढ़ के गोंड राज्य में भी पढ़ा हुआ था कि नरसिंहराय, वो नरसिंहराय दोस्तों अलग था और ये नरसिंहराय अलग है। और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से पूरा का पूरा, ये देखिए कि केरला जो राज्य है ये कहाँ आ रहा है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का ही क्या है? भाग है। दोस्तों, आगे की बात करें हम नरसिंहराय की, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है दोस्तों, बहुत छोटा टॉपिक है, इसी कारण मैंने पूरा का पूरा केरल राज्य ये छोड़ भी नहीं सकती थी, और इसे पढ़ाना बहुत जरूरी है कि इसमें से फैक्ट पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो देखिए, नरसिंहराय की यदि हम बात करें तो दोस्तों हुआ ये है कि इसके शासनकाल के बारे में जो जानकारी है वो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत दे रहे हैं कि ये कौन था नरसिंहराय। तो दोस्तों, एक दार्शनिक है C.U. विल्सन, और ऐसे इतिहासकार या दार्शनिक C.U. विल्सन ने ही कहा था कि 14वीं शताब्दी में केरला पर ही नरसिंहराय का शासन था, जो कि कौन सा गौड़ था? राजगौड़ था। हम जानते हैं कि जब हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उनको मैं बता देती हूँ, लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं कि हम जानते हैं कि जो गौड़ों का एक व्यापारिक स्तर पर यदि वर्गीकरण किया गया है तो दो भागों में किया गया है। एक होती है राजगौड़ और एक होती है दोस्तों धुरगौड़। धुरगौड़ कौन से होते हैं? जो सामान्यतः ये कृषि मजदूर हुआ करते हैं। लेकिन जो राजगौड़ होते हैं, गौड़ों की ही हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? व्यापारिक विभाजन पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो हम यदि हम राजगौड़ की बात करें तो ये ऐसे गौड़ होते हैं जो कि भूस्वामी होते हैं, भू अधिपत्य इनके पास रहता है, और या किसी प्रकार का इनके पास कुछ भूमि रहती है और उस भूमि पर ये शासन करती है। तो C.U. विल्सन के अनुसार ही केरला जो राज्य था और ये केरला क्षेत्र पर ही नरसिंहराय का शासन था, और ये किस प्रकार का गौड़ था? तो ये राजगौड़ था। फिर 14वीं शताब्दी में एक कृति लिखी जाती है, और इस कृति के बारे में यदि हम बात करें कि जिसका नाम क्या है कि अचल दास खीचरी विश्निका के अनुसार एक ये कृति भी है, और इन्होंने ही बताया है अचल दास जी ने कि जो नरसिंहराय था वो क्या था? राजपूत था, वो गौड़ नहीं था, वो राजपूत था। अब नेक्स्ट हम बात करें, आप इनके बारे में तो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो नाम सुना ही होगा, फरिश्ता। तो इतिहासकार जो फरिश्ता हैं उनकी एक कृति है जिसका नाम है तारीख ए फरिश्ता, और तारीख ए फरिश्ता में केरला राज्य का प्रमाणिक उल्लेख मिलता है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो केरला राज्य है वो कहाँ पर उदय हुआ है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में उदय हुआ है केरला राज्य का। तो इनकी कृति का नाम क्या है? फरिश्ता की कृति का नाम है तारीख ए फरिश्ता, में पूरा का पूरा केरला राज्य उल्लेखित होता है। अब देखिए यहाँ पे हम ये पूरी की पूरी स्टोरी कवर करते हुए जाएंगे कि 14वीं शताब्दी की बात हो रही, और लगभग दोस्तों 1420 का टाइम पीरियड रहता है जब नरसिंहराय जो है वो केरला राज्य की स्थापना करता है। जैतपाल, इसके पहले जैतपाल का उल्लेख भी मिलता है दोस्तों, जहां पर कौन रहा करते थे? मराठी मुकुंद स्वामी, मराठी संत मुकुंद स्वामी रहा करते थे, लेकिन उसका संस्थापक माना जाता है। लेकिन उस साम्राज्य को व्यवस्थित रूप किसने दिया है? तो नरसिंहराय ने दिया है। और
और दोस्तों ये एक ऐसा राज्य था जहां पर सबसे ज्यादा जो आक्रमण है वो नजर किसकी थी, होशंग शाह की थी दोस्तों। और होशंग शाह ने, हमने जब होशंग शाह के बारे में पढ़ा था दोस्तों, तब हमने होशंग शाह के बारे में भी पढ़ा था कि 1420 में होशंग शाह ने खेरला पर आक्रमण किया था और नरसिंह को पराजित किया था। जीत कौन गया था? होशंग शाह। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद में फिर से जो है वो 1423 में नरसिंह और होशंग शाह के बीच में युद्ध होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले ही चूंकि नरसिंह हार जाता है तो यहाँ पे दोनों के बीच में आपस में संधि हो जाती है। हमें पूरी की पूरी इस हिस्ट्री को एक स्टोरी वाइज ही पढ़ना होगा। हमारे दिमाग में यदि स्टोरी चलती जा रही है कि क्या क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे नरसिंह है जो बैतूल के खेरला में बैठा हुआ है और यहाँ पर है होशंग शाह। और होशंग शाह के बारे में भी हमने पढ़ा था कि होशंग शाह ने 1420 में ही खेरला पर क्या कर लिया? आक्रमण कर लिया। और यहाँ पर नरसिंह क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। अब क्या होता है कि होशंग शाह का चलता है गागरीन अभियान। दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि गागरीन अभियान या गागरीन जो क्षेत्र है वो कहाँ आता है। मैंने बहुत ही बताया था आपको कि किस स्टेट का वर्तमान में ये किस राज्य का भाग है गागरीन। जब हम पढ़ रहे थे पूरा का पूरा मालवा को पढ़ रहे थे कि मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना कैसे हुई, तब हमने पढ़ा था होशंग शाह के बारे में। तो मालवा में मुस्लिम स्वतंत्र शासक के रूप में ये उभर कर आया था होशंग शाह और इसका चल रहा था गागरीन अभियान। और दोस्तों यहाँ पर गागरीन अभियान में ही हुआ ये था कि नरसिंह राय ने ही अपने दो बेटे जिनका नाम था चांद जी और खेम जी को होशंग शाह की सहायता के लिए भेजा था। दोस्तों हम क्या कह रहे हैं? होशंग शाह की सहायता के लिए भेजा था। लेकिन फिर भी जो ये था वो होशंग शाह संतुष्ट नहीं था। अभी भी जो सत्ता थी वो खेरला राज्य की नरसिंह के हाथों में थी। आपस में संधि होती जा रही है। कैसी संधि होती जा रही है कि 1420 में नरसिंह राय पराजित हो गया है। 1423 में होशंग शाह कहीं और अभियान करने जा रहा है, गागरीन अभियान करने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि आप हमारे बेटे चांद जी और खेम जी को अपने संरक्षण में ले लो और गागरीन अभियान में साथ में ले जाओ। लेकिन यहाँ पे आगे फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता है कि भैया हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हमें तो पूरा का पूरा राज्य ही चाहिए है। तो यही होता है कि 1425 और 1426 में दोस्तों फिर होशंग शाह किस पर आक्रमण करेगा? खेरला पर आक्रमण करता है। और होशंग शाह ने अभी 1420 में मतलब 2 बार खेरला पर आक्रमण कर दिया। आई होप दोस्तों आप जो है वो स्टोरी आपको समझ में आती जा रही होगी। मेरा पूरा प्रयास हर एक लेक्चर में यही रहता है कि मैं आपको एक स्टोरी वाइज सुनाती जाऊं, आप देखते जाइए और सुनते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों सुनना और देखना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम देख के याद करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम सुनकर याद करते हैं और कुछ चीजें हम पढ़कर या रटकर याद करते हैं दोस्तों। तो हमें साम दाम दंड भेद दोनों सब चीजें लगाकर ये हमें याद करना है। और हमारा प्रयास यही है कि मैं तो आपको कंटेंट लेके आती हूँ, साथ ही साथ समझाती जाती हूँ और याद कराती जाती हूँ। तो आगे हम देख रहे हैं कि अब दूसरी बार आक्रमण हो जाता है, लेकिन फिर भी वह दूसरी बार आक्रमण होता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। और 1428-29 में होशंग शाह तीसरी बार खेरला पर आक्रमण करता है और यहाँ पर होशंग शाह बुरी तरीके से पराजित हो जाता है दोस्तों। पहली बार किया तो नरसिंह राय पराजित हो गया, दूसरी बार किया तो वह अभियान ही सफल नहीं हो पाया किसी कारणवश, तीसरी बार किया तो होशंग शाह बुरी तरीके से पराजित हो जाता है और मांडू भाग जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि होशंग शाह ने अपनी राजधानी मांडू में ही बसाई थी और जब इसकी मृत्यु होती है होशंग शाह की सन 1435 में, तो मांडू में ही इसका मकबरा बनाया हुआ है। और हमने मकबरे के दर्शन भी किए हुए थे कि मकबरा किस प्रकार से बना हुआ था। मैंने अपने लेक्चर में मकबरे को भी प्रदर्शित किया हुआ था दोस्तों। यहाँ पे देखिए हार जाता है तो मांडू चला जाता है, अपनी राजधानी वापस चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि होशंग शाह ने पराजय के बाद नरसिंह राय की अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ पर मतलब उसने क्या कह दिया कि वो हार तो गया है होशंग शाह और यहाँ पर उसने नरसिंह राय की अधीनता स्वीकार कर ली। क्या आप सोचिए इतना बड़ा शासक है होशंग शाह, क्या वो नरसिंह राय की अधीनता स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। सिर्फ शब्दों के लिए ही उसने अधीनता स्वीकार की। और सन 1433 में होशंग शाह ने पुनः खेरला पर आक्रमण किया। अब पुनः खेरला पर आक्रमण किया है तो इसका परिणाम बहुत ही घातक होगा, क्योंकि नरसिंह राव इस बार तो आर या पार वाली कंडीशन हो जाएगी और नरसिंह राव पूरी तरीके से हार जाता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। और होशंग शाह ने खेरला राज्य को अपनी सल्तनत में
शामिल कर लेता है। इस प्रकार से खेरला राज्य जो है वो होशंग शाह के अधीन आ जाता है। कब? सन 1433 में। सन 1433 ईस्वी में होशंग शाह खेरला राज्य को जीत लेता है और अपने राज्य में शामिल कर लेता है। अब सन 1435 में, अभी हमने देखा था कि 1435 में होशंग शाह की मृत्यु हो जाएगी और इसका मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा मांडू में ही है। और इस प्रकार से मालवा से गौरी वंश का अंत हो जाता है होशंग शाह की मृत्यु के बाद। ये हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे अब हम बात करें कि किस प्रकार से पूरा का पूरा जो खेरला राज्य रहता है दोस्तों, इसके इतिहास के बारे में बहुत ही थोड़ी सी ही जानकारी हमें प्राप्त होती है, लेकिन फैक्ट के रूप में पूछे जाने की संभावना है कि 1468 में 1468 में बहमनी के एक शासक हुआ करते थे, बहमनी शासक, जिनका नाम था मोहम्मद तृतीय। तो मोहम्मद तृतीय ने ही आदेश दिया था बरार के गवर्नर निजामुल मुल्क को कि निजामुल मुल्क तुम जाओ खेरला राज्य पर अधिकार कर लो। तो एक ये फैक्ट भी दोस्तों मिला हुआ है कि सन 1468 ईस्वी में बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के आदेश से ही बरार के गवर्नर निजामुल मुल्क ने खेरला राज्य को घेरा हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद यदि हम बात करें कि सन 1601 दोस्तों 1601 बात आ रही होगी तो अकबर जरूर याद आ रहा होगा, उसकी असीरगढ़ या बुरहानपुर की वजह जरूर याद आ रही होगी। और आप बुरहानपुर में सूफी परंपरा का लेक्चर जरूर देखिए, जहां हमने बुरहानपुर के सूफी संतों के बारे में भी पढ़ा हुआ है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मियाँ के नाम से किसे जाना जाता है, शहबाज के नाम से किसे जाना जाता है। ये ऐसे फैक्ट के रूप में हमने पूरा कवर किया था और 3 मार्क में भी उसे कवर किया था। हम देखते हैं कि सन 1601 में दक्कन के अभियान में अकबर को सफलता मिल गई थी और पूरा का पूरा उससे जो बरार या जो पूरा का पूरा जो खेरला राज्य था वो भी उसके अधिकार में आ गया था। तो इस प्रकार से खेरला राज्य की हम हिस्ट्री की बात करें तो खेरला राज्य पर अभी हमने देखा कि किस प्रकार से मालवा में वह शामिल हो गया। होशंग शाह ने 1433 में कठिन परिश्रम के बाद और हार जाने के बाद में और 4 बार इसने आक्रमण किया है, तब जाके खेरला राज्य मालवा की ही होशंग शाह ने उसे शामिल किया था। फिर उसके बाद में हमने देखा कि बरार के गवर्नर निजामुल मुल्क ने भी खेरला को घेरा था सन 1468 में और 1601 में अकबर के असीरगढ़ अभियान या बुरहानपुर अभियान में भी उसे शामिल कर लिया था खेरला राज्य को उसने अपने साम्राज्य में। अब यदि हम दोस्तों कल की बात करें तो कल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो है मध्यकालीन बुंदेलखंड की। मैंने दोस्तों मध्यकालीन बुंदेलखंड या पूरा का पूरा जो बुंदेलखंड है, यदि आप मेंस और प्रीलिम्स में देखें तो एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग से ही उन लोगों ने डाला हुआ है आयोग ने कि बुंदेलखंड राज्य या बुंदेलखंड सल्तनत या बुंदेलखंड का वंश, गौड़ वंश को, बुंदेलखंड वंश को, साथ ही साथ बघेलखंड को और हमारा होलकर को, सिंधिया को, ये पूरे के पूरे जो राजवंश है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में यदि आप इसकी फर्स्ट यूनिट देखेंगे तो उसमें शामिल हो जाएगा। और यदि आप मेंस की बात कर रही हूं मैं तो फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का जो 5th टॉपिक रहेगा उसमें इसे कवर किया हुआ है कि मध्य प्रदेश के राजवंशों के बारे में बताइए। तो हमने मध्यकालीन बुंदेलखंड को भी दोस्तों मैंने 3 भागों में मैं इसको डिवाइड करके पढ़ाऊंगी कि पहले तो हम पढ़ेंगे मध्यकालीन बुंदेलखंड के बारे में, फिर हम बुंदेलखंड की ही 2 रियासत जो कि चंदेरी राजवंश और दतिया राजवंश जो है वो इसी के भाग थे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है हमें 10 से 12 रियासतों छोटी छोटी की छतरपुर रियासत के बारे में पढ़ना है कि क्योंकि ये बुंदेलखंड का ही भाग है, कि हमें ओरछा के बारे में पढ़ना, हमें निवाड़ी के बारे में भी पढ़ना, हमें दतिया के बारे में भी पढ़ना, हमें दमोह के बारे में भी पढ़ना है। तो हम कैसा पढ़ेंगे, छोटी छोटी सी बुंदेलखंड के अंतर्गत 12 रियासतें जो आती थी हमें उनके लिए भी कवर करेंगे हम पूरा का पूरा। तो हम देखेंगे कल दोस्तों ये स्टार्ट करूंगी मैं इस टॉपिक को मध्यकालीन बुंदेलखंड को, लेकिन आज हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे कि बुंदेलखंड राज्य की जो स्थापना है दोस्तों वो वीर बुंदेला के द्वारा की गई थी। ये वीर सिंह बुंदेला अलग है दोस्तों और ये था वीर बुंदेला। तो ये वीर बुंदेला के द्वारा की गई थी और इन्होंने अपनी राजधानी मऊ मुहानी को बनाया था। मऊ माहोनी जो थी ये क्या थी, सबसे पहले ही बुंदेलखंड की राजधानी हुआ करती थी जो छतरपुर जिले का ही भाग है। उसके बाद ही अर्जुन बुंदेला होते हैं जो कि वीर बुंदेला के नाती होते हैं और अर्जुन बुंदेला के ही दोस्तों 3 पुत्र होते हैं, वीरपाल, सोहनपाल और दयापाल। दोस्तों कौन कौन है वीर है, देखिए ऐसे लोग जो वीर होते हैं उनके पास दया ही होती है, तो ऐसे याद रखिए कि वीरपाल और दयापाल और सोहन
साथ ही साथ सोहनपाल। तो वीरपाल, सोहनपाल और दयापाल अर्जुन सिंह बुंदेला के बेटे होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मलखान सिंह के बारे में। मलखान सिंह के बाद हम बात करेंगे रुद्र प्रताप बुंदेला के बारे में। रुद्र प्रताप बुंदेला के बाद हम बात करेंगे भारती चंद्र के बारे में, और भारती चंद्र के बाद बात करेंगे हम मधुकर शाह बुंदेला। दोस्तों यदि आप आधुनिक भारत की भी बात करें तो आधुनिक भारत चूंकि मधुकर शाह, इसके पहले भी हमने वो मधुकर शाह के बारे में पढ़ा था दोस्तों कि मधुकर शाह, तो यहाँ पर मधुकर शाह बुंदेला है दोस्तों। और वो क्या थे? मधुकर शाह थे, जब हमने पढ़ा था देवगढ़ रियासत पढ़ी थी दोस्तों। और मधुकर शाह बुंदेला एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हो जाते हैं बुंदेलखंड के। साथ ही साथ उसके बाद हम वीर सिंह बुंदेला, आ गया वह नाम जहां पर जहांगीर से जिन्होंने दोस्ती की थी और ऐसी मित्रता थी कि इन्होंने ही जो था अकबर के विरुद्ध सलीम को भड़का कर ये इलाहाबाद ले गए थे सन 1599 में। फिर उसके बाद ही सलीम ने विद्रोह कर दिया था अकबर का, और अकबर ने ही समझाने भेजा था अबुल फजल को कि जाइए अबुल फजल, हमारा बेटा नाराज हो गया है सलीम, और आप इसे समझा कर आइए। और जैसे ही जाते हैं सलीम को समझाने अबुल फजल, और वीर सिंह बुंदेला भी बाजू में बैठे होते हैं जहांगीर के, तो वो कहते हैं कि आप क्या कर दो, अबुल फजल की हत्या कर दो। और इस प्रकार से जहांगीर या सलीम ने वीर सिंह बुंदेला के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर देते हैं दोस्तों। और उसके बाद ही जो वीर सिंह बुंदेला ने ही जहांगीर महल का निर्माण कराती हैं। इतनी पक्की मित्रता होती है कि जहांगीर महल बनाती हैं ये ओरछा में, और वीर सिंह बुंदेला महल बनाया हुआ है दोस्तों जहांगीर ने दिल्ली में। एक दूसरे के लिए ही इन्होंने महलों का निर्माण करवाया है दोस्तों। तो आगे हम ये भी पढ़ेंगे हिस्ट्री में। और साथ ही साथ वीर सिंह बुंदेला के बाद हम जुझार सिंह की बात जुझार सिंह बुंदेला की बात करेंगे कि जुझार सिंह बुंदेला दोस्तों, इसके पहले हमने देवगढ़ रियासत में भी पढ़ा था कि जुझार सिंह ने किस प्रकार किसे हराया था। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जुझार सिंह बुंदेला ने किसे पराजित किया था, देवगढ़ रियासत की किस शासक को पराजित किया था। साथ ही साथ हम जुझार सिंह के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जहां पर जो मित्रता रहती है मुगल सल्तनत और बुंदेला सल्तनत के बीच में, और फिर उसके बाद जैसे ही जुझार सिंह का काल आता है तो शाहजहां और जुझार सिंह के जो संबंध थे वो किस प्रकार ठीक और किस प्रकार जो है इनके बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर जुझार सिंह के बाद हम पढ़ेंगे पहाड़ सिंह के बारे में, और पहाड़ सिंह बुंदेला के बाद हम पढ़ेंगे सुजान सिंह बुंदेला जो कि इनके ही उत्तराधिकारी होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हम मध्यकालीन बुंदेलखंड की बात करेंगे। मध्यकालीन बुंदेलखंड के बाद में हम बात करेंगे कि स्वतंत्र बुंदेलखंड रियासत की, जिसमें हम 12 रियासतों के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो शासक हैं, जितने भी हम शासक पढ़ते जा रहे हैं, ये आप साथ साथ लिखते जाइए दोस्तों। ये इसीलिए लिखते जाइए क्योंकि किसी भी शासक के बारे में पूछा जा सकता है। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि भारती चंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य के या किस सल्तनत के राजा थे या किस रियासत से संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बुंदेलखंड रियासत से संबंधित हैं। तो दोस्तों कल का जो हमारा लाइव वीडियो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैशाली दुबे पीडीएफ में आप सभी को मैं ये पीडीएफ पूरा का पूरा प्रोवाइड करा दूंगी। आप टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है वैशाली दुबे पीडीएफ, आप उससे ही क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें ऐड हो जाइए। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द मैं आप सभी को पूरे के पूरे पीडीएफ आपदा प्रबंधन वाले भी, क्योंकि हमारा आपदा प्रबंधन वाला लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ 2 दिन की उसकी भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जहाँ पर हम चक्रवात और साथ ही साथ पूरे बाढ़, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करने वाले हैं दोस्तों। लेट्स क्रैक एमपीए एग्जाम्स के हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा कोड जरूर याद रखिए, मेरा कोड है दोस्तों वैशाली 10, इसे जरूर याद रखिए। और यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, जिसमें मैं आपको पूरी तरीके से एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ हम आंसर राइटिंग का जो हमारा तरीका है वो डेवलप हम करेंगे। स्टार्ट होने वाली है, और साथ ही साथ मेरी स्पेशल क्लास भी जल्द ही लाइव स्टार्ट होने वाली है, और हम जल्द ही मिलेंगे दोस्तों। और इसी के साथ आपके जितने भी जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं तुरंत आंसर देने का प्रयास करूंगी। और मैं इतना ही कहूंगी जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस संसार में यदि कोई सबसे आसान चीज़ होती है दोस्तों तो वो किसी की निंदा करना होती है या किसी की आलोचना करना होती है। और ऐसे आलोचकों से ही बचें और खुद भी प्रयास करें कि हम किसी की निंदा ना करें। और पीएससी जो हमारा टारगेट है, लोग बोलते हैं कि क्या करेंगे पीएससी का पढ़कर, 2 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं भी एक पीएससी स्टूडेंट हूँ, मेरा भी एक जो टारगेट है वो पीएससी ही है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल मत छोड़िए। जो लोग
जो कह रहे हैं उन्हें वो कहने दीजिए। आप अपनी तैयारी करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और कोई भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, कोई भी आपको डाउट होगा तो उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। आपका हर एक डाउट जो है मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगी। इसी के साथ दोस्तों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार का सहयोग कीजिए। धन्यवाद।